सम्मानित साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज क्या है, कैसा है, किन धारणाओं पर आधारित है, क्या कुछ होता है, ये कोई नई बात नहीं है कहने की या फिर से यहाँ पर बखान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो इस समाज में जो हजारों साल से जो गैर बराबरी, जो असमानता, जो भेदभाव का जो सिस्टम रहा है, वो कोई नया नहीं है, कोई आज एक नई बात नहीं, ये हजारों साल से चल रहा और इसके खिलाफ संघर्ष भी इस देश में हुआ है। एक तरफ असमानता, अत्याचार, अन्याय पर आधारित व्यवस्था के जो पोषक हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ मेहनत करी है और लगातार वो दिन रात प्रयास करते रहते हैं कि भारत असमानता, भेदभाव, उत्पीड़न, अन्याय पर आधारित भारत बना रहे। दूसरी ओर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत के निर्माण के पक्षधर या ऐसे समाज के पक्षधर लोगों की भी कमी नहीं रही है। उसका प्रतिकार करने के लिए या उसके खिलाफ एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए भी लोगों ने अपने पूरे जीवन लगाए हैं। अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया, जिन्होंने अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा और पूरा जीवन लगा दिया इस दिशा में कि भारत या भारतीय समाज समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज बने। लेकिन उस दिशा में जो एक ठोस काम यदि हो पाया तो आप देखेंगे जो वर्तमान में भारत का जो संविधान है, उस संविधान ने पिछले 72 सालों से कुछ हद तक ये प्रयास किया जो ज़मीन पर जो दिखा, जिसमें वास्तव में ज़मीन पर ये नज़र आया कि जो उपेक्षित तबके थे, जो शोषित वंचित तबके थे, जिन्हें हजारों साल से पूरा एक ठोस नियम कानून बनाकर जिन्हें धन, धरती और ज्ञान से दूर किया गया, अगर उन तबकों को कुछ हद तक प्रतिनिधित्व मिला तो भारत के संविधान की बदौलत पिछले 72 सालों से मिला। अन्यथा यदि ये संविधान नहीं बन पाता, ये संविधान लागू नहीं हुआ होता तो आज भी ये जो कुछ लोग आज चंद मुट्ठी भर इन शोषित वंचित तबकों के लोग कुछ हद तक जो आगे बढ़ पाए हैं, जो आज कुछ अपने घर बना पाए हैं, जिनके पास आज कुछ छोटे मोटे पद आए हैं, वो भी नहीं होते। और इतना मात्र आने पर भी उनको अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ तमाम तरीके की बातें की जाती हैं कि आरक्षण से अयोग्य लोग आ गए, आरक्षण ने ये कर दिया, आरक्षण ने वो तमाम बातें। लेकिन इस तरीके के लोगों को जहां अब हम देखते हैं कि वो आरक्षण, जिसे आरक्षण कहा जाता है, वास्तव में वो आरक्षण नहीं, वो प्रतिनिधित्व है, वो हिस्सेदारी का मामला है। क्योंकि जब आपको सामाजिक संरचना जातियों पर आधारित चाहिए, आपको समाज, आपकी बस्तियां जातियों पर आधारित बनेंगी, आप किसी को मकान देंगे जाति के आधार पर देंगे, किसी को जमीन देंगे जाति के आधार पर देंगे, आप शादी ब्याह करेंगे जाति के आधार पर करेंगे, आप किसी का सब विरोध करना या समर्थन करना वो जाति देखकर करेंगे। तो जो आपके लोक जीवन में, आपके निजी जीवन में जब जाति इतनी हावी है तो प्रतिनिधित्व जातियों के हिसाब से क्यों ना हो। जब जातियां आपको समाज व्यवस्था के लिए, सामाजिक संरचना के लिए आप जातियों को पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से जो हिस्सेदारी में भी हर समाज का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी अवधारणा के तहत भारत के संविधान ने जिन तबकों को हजारों साल से धन, धरती और ज्ञान से दूर रखा गया था, उन तबकों को संवैधानिक हिस्सेदारी प्रदान की। लेकिन ये सब जगह नहीं मिल पाई और कई क्षेत्र फिर भी अछूते रह गए। हालांकि इतने जिन क्षेत्रों में मिला उतना दिलाना भी इतना आसान काम नहीं था। उसके लिए भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना जूझना पड़ा था, यानी पूरा अपने को झोंकना पड़ा था, तब कहीं ये कुछ हद तक मिला था। तो उसी में एक फील्ड आता है न्यायपालिका के जो उच्च सदन हैं, हम कह सकते हैं जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, क्योंकि निचली अदालतों में तो जो PCSJ वगैरह के थ्रू कुछ हद तक प्रतिनिधित्व इनको मिला, क्योंकि वहाँ वो व्यवस्था चलती है
कि पीसीएसजे करके आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट बन जा रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, फिर आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जा रहे हैं, एडीजे बन रहे हैं, उसके बाद प्रमोशन होते डीजे बन रहे हैं। और यद्यपि होना ये चाहिए था, इन्हीं जो डिस्ट्रिक्ट जज जो जिला न्यायाधीश बन जाते हैं इनमें से ही उच्च न्यायालय को भी प्रमोशन होता है, वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मसले में अगर देखें, मैं यहाँ पर सिर्फ एक उत्तराखंड के सिलसिले में बात करूँगा, हालांकि यहाँ पूरे देश में यही स्थिति है। अब यहाँ पर देश भर की बात करने की या जिक्र करने की स्थिति नहीं, मैं केवल उत्तराखंड का जिक्र करूँगा। उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं और उत्तराखंड की आबादी का 5वां हिस्सा जो यहाँ पर जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जिन अनुसूचित जातियाँ कहा जाता है, वो वास्तव में इस उत्तराखंड के निर्माता हैं, इस उत्तराखंड के संरक्षक हैं, यहाँ के पालक हैं, यहाँ के पोषक हैं। वो समाज इस अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने यहाँ तमाम सारे जो पहाड़ों को काट कर खेती योग्य बनाया। आज जितना भी यहाँ पर कुछ उपजाऊ है वो सब इन शिल्पकार समाज के, यहाँ के अनुसूचित जातियों के लोगों की मेहनत का नतीजा है। जो भी अन्य दैनिक उपभोग की जरूरी वस्तुएं, जो सामान बनते हैं, वो बनाने वाले सब यही लोग हैं। यहाँ का गीत संगीत, लोक नृत्य, जो भी विधाएं हैं, वो सब कुछ संरक्षित करने वाला, उसका सृजन करता ये समाज है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था ने इतने एक निर्माता, एक संरचना, एक रचनाकार समाज को अछूत बना के रखा, उसे नीच बना के रखा, उसको छोटा बना के रखा, उसको धन, धरती और ज्ञान से दूर रखा। लेकिन इन वर्गों ने हजारों साल से इस उत्तराखंड को बनाया। और एक यहाँ के तमाम इतिहासकार खुद स्वयं ये बताते हैं कि भाई ये तबका यहाँ का मूल निवासी है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कब से यहाँ पर है, यानी ये उत्तराखंड का मूल निवासी समाज है। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने का इस मूल निवासी समाज को क्या मिला, उसका सिर्फ हम एक उच्च न्यायालय से उदाहरण देखते हैं। 22 साल बने हुए उच्च न्यायालय को हो गए हैं, आज तक एक भी न्यायाधीश इस जो उत्तराखंड की आबादी का जो 5वां हिस्सा है उसमें से एक भी व्यक्ति न्यायाधीश बनने योग्य नहीं समझा गया। क्यों नहीं समझा गया? वही बात होती कि उच्च न्यायपालिका में आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि नीचे आपको जो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, वहाँ पर कानून है, प्रावधान है। अगर आप पीसीएसजे की 100 सीटें निकालेंगे तो आपको उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें हिस्सा देना। लेकिन यहाँ आपकी मजबूरी नहीं है, यहाँ पर आपको मजबूरी से आप मुक्त हैं। तो आपने आज तक एक भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न्यायाधीश बनने योग्य नहीं समझा। अब वहाँ पर न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्राइटेरिया? एक तो जो कुछ हिस्सा है जो नीचे जिला न्यायाधीशों से आते हैं, वहाँ पर तमाम ऐसे न्यायाधीश थे जो जिला न्यायाधीश रहे थे और उनको यदि अगर न्यायपूर्ण ढंग से, ईमानदारी से, निष्पक्ष ढंग से अगर आगे बढ़ाया जाता कई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। लेकिन कई लोग ऐसे जब उस लिस्ट में आए तो उन्हें साजिशन, पूरी प्लानिंग के तहत वहीं रख दिया गया या कोई ऐसे छोटे मोटे पद दे के उन्हें वो कर दिया गया, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनने दिया गया। दूसरा जो एक कोटा है वो अधिवक्ताओं में से न्यायाधीश बनाए जाते हैं कि जो हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिसरत, राज्य के अंतर्गत जो प्रैक्टिसरत, जो वकालत कर रहे हैं, जो अधिवक्ता, उनमें से न्यायाधीश बनाए जाते हैं। उनकी अच्छी खासी एक संख्या होती है और अभी तक यहाँ उत्तराखंड में कई न्यायाधीश यहीं के वकीलों में से बन गए हैं। तो उसमें क्या क्राइटेरिया रखा जाता है कि उसमें भी यही कहने को, दिखाने को एक क्राइटेरिया भाई कि उसका आयकर रिटर्न होना चाहिए, उसका एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। अब सवाल ये उठता, प्रोफाइल कैसे बनेगा? प्रोफाइल बनेगा उसका जो सरकारी वकील रहा होगा। सरकारी वकील रहा होगा तो उसके निश्चित रूप से 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीने की आमदनी हो जाएगी, उसके अनुसार वो आयकर रिटर्न भरेगा। अब सरकारी वकील कैसे बनेगा? जिनकी सरकारें होंगी वो बनाएंगे। अब इस समाज के सरकार में कोई हिस्सेदारी तो है, हिस्सेदारी कितनी है? वो जितनी उनकी सीटें हैं उतनी हिस्सेदारी है। लेकिन जिस भी दल की सरकार आती है वो उनको ऐसे लोगों को विधायक का या सांसद का टिकट देती है जो पूरी तरीके से, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो अपनी आवाज़ में या अपने समाज के या न्याय की बात नहीं करते हैं,
पूरी तरीके से पार्टी के या उस विचारधारा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें टिकट दिया जाता है। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, 5 साल अपना केवल अपना भला करने में लगे रहते हैं, और अगर वो अपना भला करने से आगे समाज की बात करने लगेंगे तो फिर उनका टिकट भी काट दिया जाता है, उनको आगे पार्टी में बढ़ने भी नहीं दिया जाता। इसी मजबूरी के कारण वो अपना भला करने में सीमित हो जाते हैं। और बाकी जो सरकारों के जो प्रमुख लोग होते हैं वो वही सो कॉल्ड वर्गों के हिस्से होते हैं, वही जातियां होती हैं जो इनको दबाए रखना चाहती हैं। तो उन्हीं के हाथ में राज्य की सत्ता की कमान होती है। ये 20-22 साल का आप उत्तराखंड का इतिहास देख लीजिए, किन के हाथों में बारी बारी से, किन जातियों के, किन वर्गों के हाथों में सरकार रही है, कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन प्रमुख मंत्री मंडलों में के मंत्री रहते हैं, उन्हीं के हाथ में होता है सरकारी वकीलों को नियुक्त करना। तो वो अपने भाई भतीजे, अपनी जात बिरादरी, अपने समाज के ही लोगों को सरकारी वकील बनाते हैं। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, लगभग उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के, उत्तराखंड राज्य सरकार के, भारत सरकार के, एवं पूर्व में जब हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे कुछ वहाँ के जो सरकारी वकीलों का हिस्सा है, जो संख्या है, और उसके साथ साथ तमाम जो वित्तीय संस्थान हैं, जो बैंक हैं, वो भी अपने मामलों के लिए वकील हाईकोर्ट में नियुक्त किए रखते हैं कि अगर उनके खिलाफ कभी कोई विवाद आता है तो उनका वकील हाईकोर्ट में होता है। और तमाम जो बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक हैं, अन्य संस्थान हैं, बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनियां हैं, और जो सरकारी संस्थान हैं और सरकार है, भारत सरकार, राज्य सरकार, ये सभी सरकारी वकीलों की एक अच्छी खासी संख्या, जिनका बैंक, सरकार, केंद्र, राज्य सब मिला जुला के लगभग 250-300 के आसपास ये संख्या पहुंच जाती है। 200 से 250-300 तक इतने वकील यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें अच्छा खासा एक वेतनमान और सुविधाएं वहाँ से मिलती हैं, उसके बदले ये लोग उच्च न्यायालय में पैरवी करते हैं। तो वहीं से उनका प्रोफाइल मजबूत होता चला जाता है, और वही प्रोफाइल के सहारे कल वो फिर अप्लाई करते हैं कि भाई हमें हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। और उसके बाद वहाँ पर का जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो रिकमेंडेशन होती है, कुछ उच्च न्यायालय से रिकमेंडेशन जाती है, उसके बाद राज्य सरकार उनको रिकमेंड करके आगे भेजती है। तो वो इस समाज की, अगर इन 250-300 लोगों में अगर देखा जाए, इस समाज के नाम मात्र के 1-2 अपवादों को छोड़कर आज तक किसी को नहीं बनाया गया। कुछ 1-2 अपवाद, यानी जितना इनका हिस्सा मिलना चाहिए था, एक पांचवा, अगर आप 200 वकील भी ऐसे हैं तो लगभग 40 वकील इन वर्गों के होने चाहिए थे। अगर न्याय होता, अगर हमारे जो तथाकथित न्याय की बात करने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई आरक्षण से अयोग्य लोग आ गए, ये नहीं होना चाहिए और समान वो मिलना चाहिए, तो अगर उनसे हम कहें कि आप कितनी समानता देते हैं, कितने अवसर देते हैं, अगर आपके हाथ में व्यवस्था आ जाती है, तो जहां पर ये हिस्सेदारी नहीं मिली है वहां पर आपने शून्य इन लोगों की हिस्सेदारी को रखा है। तो वही लगभग ये 250-300, अगर 300 लोगों में देखा जाए तो लगभग 50 वकील इन वर्गों से होने चाहिए थे। न्याय का तकाजा ये कहता लगभग 40-50 अधिवक्ता उच्च न्यायालय में इन तबकों के होने चाहिए थे। अगर 40-50 अधिवक्ता इन तबकों से यहाँ पर होते तो उनका भी अच्छा प्रोफाइल होता, उनका भी आयकर रिटर्न होता, उनका भी बढ़िया एक पोर्टफोलियो सब कुछ बना होता, बायोडाटा बना होता, और वो भी उसमें आते। तो इसी आधार पर फिर उनका उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के लिए नाम नहीं भेजा जाता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नाम नहीं भेजा जाता। और जब नाम ही नहीं भेजा गया तो फिर आगे कहाँ से होना, जब यहीं से सेलेक्ट नहीं हुआ तो राज्य सरकार का तो कोई सवाल ही नहीं, केंद्र का मतलब नहीं, फिर वहाँ से कॉलेजियम से फाइनल होने वाली कोई बात ही नहीं। तो इस तरीके से अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि आप देखते हैं कि निचली अदालतों के जो भी फैसले होते हैं उसको पलटने की क्षमता उच्च न्यायालय के अंदर होती है। और हाईकोर्ट एक इतनी बड़ी सीढ़ी है कि उच्च न्यायालय तक आदमी, एक साधारण मध्यम आदमी भी पहुंच जाता। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का मामला आता है। सर्वोच्च न्यायालय हर कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना महंगा और एक इतने खर्चीला व्यवस्था फिलहाल लगभग पड़ती है कि वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट
एक औसत आदमी भी आ जाता है कुछ खर्चा करके एक न्याय की। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास इतनी ज़्यादा शक्तियां होती हैं कि वो राज्य सरकार के फैसलों की समीक्षा कर सकती हैं। यानी एक तरीके से अगर आपका सरकार में हिस्सेदारी नहीं भी है, अगर आपके न्यायपालिका में हिस्सेदारी होती तो राज्य सरकार जो अगर न्याय की अवधारणा का अगर संविधान के खिलाफ कहीं भी किसी मोड़ पर जाती तो उच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करने का और संविधान का पालन, संवैधानिक प्रावधानों का पालन कराने का पूरी हैसियत रखता, पूरी ताकत रखता। तो उच्च न्यायालय को बहुत ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन जो शक्तियां प्राप्त संस्थान हैं वहाँ पर इन वर्गों को कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई है। और अभी भी कुछ 4-5 न्यायाधीशों के नाम गए थे पिछले दिनों, उसमें से एक भी इस समाज से, इस जाति से नहीं था। और यहाँ तक कहा जाता कि वो एक जाति विशेष के ही लोगों का नाम, 5 के 5 एक ही जाति विशेष के लोग भेज दिए गए थे। तो ये सब कुछ सच्चाई है हमारे समाज की या उत्तराखंड की, कि जब इतने प्रमुख संस्थान में जहाँ से न्याय होता है, जहाँ पर संविधान का संरक्षण किया जाता है, ऐसी जगहों जब आप इन तबकों को भागीदारी नहीं देंगे तो कहाँ से उनका, और फिर जो न्यायाधीश बने हुए होते हैं वो भी कोई अलग फैक्ट्री से तो निकले हुए नहीं हैं, वो भी यहाँ की जाति व्यवस्था से निकले हुए हैं, यहीं पले बढ़े हैं। तो उनकी भी मानसिकता, हम ये उम्मीद बहुत ज़्यादा करना कि वो क्या उनकी सोच होगी, वो न्याय करते समय क्या करते होंगे, क्या उनके दिमागों में वो व्यवस्था रहती होगी नहीं रहती होगी, ये तो एक समीक्षा का विषय है। लेकिन यदि इन तबकों से जिन्होंने शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार झेला है, एक अनुसूचित जाति का अधिवक्ता यदि कोई बनता है वो अपने छात्र जीवन से ही 50 बार जातिवाद भुगतता है। वो जब छात्र जीवन में भी भुगतता है, उसे रहने को कमरे नहीं मिलते हैं किराए पे जाति देखकर, तमाम तरीके की अन्य जो पढ़ाई के दौरान, तो वो उस जाति की पीड़ा को या दंश को झेलता है, उसको महसूस करता है, उसने पूरा जीवन महसूस किया होता। यदि वो न्यायाधीश बनता तो वहाँ पर अगर कोई जातिगत उत्पीड़न का मामला आता तो वो पीड़ित की दृष्टि से उस मामले को समझ पाता। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं तो जो न्याय करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में तो जातिवाद है ही नहीं। वो तो ये मान के चलते हैं उनके दिमागों में बैठा भाई कि ये अगर जातिगत उत्पीड़न का कोई मामला आया है तो ये तो बनाया गया मामला है। तमाम तरीके की जो एक धारणा सामान्य हमारे समाज में प्रचलित रहती है, थाना पुलिस वही करती है, उनके दिमागों में यही रहता है कि भाई ये तो एक ज़बरदस्ती का मामला बना है, वही सरकारें सोचती हैं, वही न्यायपालिका में बैठे, तो फिर न्याय पाने का कोई आशा या कोई संभावना या कोई उम्मीद नहीं रह जाती। जबकि जाति एक इतनी कड़वी सच्चाई है कि इसको जो भुगतता है वही जान पाता है कि उसके पास सारी योग्यताएं हैं, वो स्वस्थ है, वो फिट है, उसके हाथ पैर दिमाग सब सलामत है, वो मेहनती भी है। लेकिन एक जाति का होने के कारण, एक जाति व्यवस्था में जन्म लेने के कारण, जो उसके हाथ में नहीं था, पैदा होना मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन जो उसके हाथ में नहीं था वो उसकी निरपराध जीवन भर सजा भुगतता है। और किसी भी मोड़ पर हर जगह उसको इसका सामना करना पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी सच्चाई है। लेकिन उस समाज से यदि अगर कोई उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय में कैसे पहुंचेगा? जो हाई कोर्ट के जजेज होते हैं इन्हीं का प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उच्च जो न्यायपालिका के जो सदन हैं वहाँ इन वर्गों को बिल्कुल प्रतिनिधित्व विहीन रखा गया है। कुछ थोड़े बहुत कोई भूले भटके, कुछ अपवाद स्वरूप न्यायाधीश दक्षिण के, कुछ अन्य राज्यों के आ गए, लेकिन यहाँ का और खासकर उत्तराखंड का तो जब उच्च न्यायालय में नहीं प्रतिनिधित्व बन पाया तो सर्वोच्च न्यायालय में कहाँ से बनता? ये 22 सालों की स्थिति है। और इससे हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इस राज्य में चल रहा है और कैसे इनको ये अवसर मिलेगा। ये एक बहुत सोचने का विषय है, इस पर चिंतन करिए आप भी, हम भी, और इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि जिससे ये हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। इस दिशा में हम सभी को सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए और कुछ स्ट्रेटजी, कुछ योजना, कार्य योजना तैयार की जाए, ये विषय, ये चिंतन के लिए आपके पास छोड़ता हूँ। और कुछ एक रास्ता हम निकालेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।